वाओ भी पॉडकास्ट में मैं हूं वासिफ बर्नी और शो का नाम है मीटअप। और मीटअप में आज जो है, और मैं ये भी बताता चलूं लिसनर्स को जिन्होंने आज शायद हमें पहली दफ़ा ट्यून इन किया हो कि मीटअप नाम है, मगर जो उस दिन का गेस्ट होता है तो शो भी उसी के नाम का हो जाता है। और आज मेरे शो वाओ भी पॉडकास्ट और इस शो में मीटअप विद में जो है, तो शो का नाम जो है पूरा सुन लीजिए कि मीटअप विद गयास अहमद। गयास अहमद साहब जो हैं, ये जाहिर सी बात है कि मेरे दोस्त तो हैं ही, और अभी जो है जीएम सेल्स एंड मार्केटिंग है। साथ ही साथ जो हैं गयास अहमद साहब जो हैं लीडरशिप कोच भी हैं। तो मैं वेलकम करता हूं गयास अहमद साहब आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गयास, मेरी और आपकी दोस्ती भी काफ़ी पुरानी हो गई है, तो बात हम शुरू करते हैं फैकल्टी ऑफ फार्मेसी से शुरू करते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा लिखा, ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग जॉब्स पे निकल गए, ठीक है। और यहाँ से शुरू करते हैं कि पहली कंपनी फार्मेसी के बाद आपकी क्या थी? बहुत शुक्रिया वासिफ बनी, आपने मुझे मौका दिया अपने ख्यालात का इजहार करने का। और जैसा कि हमारी पहली मुलाकात कराची यूनिवर्सिटी में फार्मेसी डिपार्टमेंट में हुई थी, और 95 में हम लोग का बैच जो है वो पास आउट हुआ था। और विदाउट वेटिंग डिग्री आई स्टार्टेड माय जॉब इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। शेयरिंग एशिया मेरी पहली कंपनी थी। अच्छा। वहाँ पे मैंने कराची में से अपना करियर शुरू किया, और वो जो जॉब थी वो सेल्स से रिलेटेड थी। और शेयरिंग एशिया उस दौर में एक बड़ी टॉप लीडिंग जर्मन कंपनी होती थी, और स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती थी। जी, वो मैं बताता हूँ आपको कि ज्यादातर हमारी जो प्रोडक्ट्स थी वो गायनोकोलॉजिकल एलिमेंट को ट्रीट करने की, और इसके साथ साथ डर्मेटोलॉजी, ये दो स्पेशलिटीज थी उस वक्त। बाद में ये कंपनी आई, मर्जर्स हुए और वो कंपनी खत्म हो गई। अच्छा। तो वहां से मैंने अपने करियर का आगाज कितने साल काम किया आपने वहां पर? और मैंने मेरे जो शेयरिंग का करियर है वो तकरीबन कोई 2 एपिसोड्स में है। इनिशियली मैं कराची में था और सेल्स से रिलेटेड जॉब थी। कराची के डिफरेंट एरियाज में मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की खिदमत अंजाम दे रहा था। तो तकरीबन कोई 5 साल मैंने इसी पोजीशन पे काम किया, और उसके बाद मेरा लाइफ का फर्स्ट प्रमोशन हुआ और आई वेंट टू लाहौर, बिकॉज शेयरिंग का जो हेड ऑफिस था वो लाहौर में था। तो वो एक बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन सेल्स में हुआ, करियर का प्रमोशन सेल्स में हुआ, बट ये है कि वो एक्सपेंड हो गया होराइजन फ्रॉम कराची टू पंजाब। बिल्कुल। और वो चूंकि हमारा जो हेड ऑफिस था शेयरिंग एशिया का वो लाहौर में था, तो फिर वहां पे मुझे बेस होना पड़ा, और वो पूरा सेंट्रल जो हमारा पंजाब है वो फिर मैं कवर करना शुरू किया। एक्सपोजर भी बढ़ गया। जी। अच्छा, फिर वहां पे जो ये सेकंड एपिसोड था जिसमें क्या आप जो है प्रमोट होके उधर गए शेयरिंग में, तो उसके बाद फिर आगे क्या रहा सिलसिला? फिर वासिफ ऐसा रहा कि तकरीबन मैंने वहाँ 2 साल काम किया और बड़ा एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग की। पंजाब वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एट दैट टाइम। बड़ा एंजॉय किया, चूंकि ट्रैवलिंग मेरी वैसे भी हॉबी रही है शुरू से। आई एंजॉय ट्रैवलिंग ऑलवेज। तो बड़ा टाउन, और जो के किताबों में पढ़े थे छोटे छोटे सिटीज, उनको विजिट किया, और वहाँ पे डिफरेंट कल्चर के लोगों से मुलाकात हुई। डॉक्टर्स की नेचर बिल्कुल डिफरेंट थी जो हमारे कस्टमर हुआ करते थे। और आप यकीन मानिए कि बहुत जबरदस्त एक्सेप्टेंस मिली मुझे पंजाब में।
और वो एक जो एक जनरली कॉन्सेप्ट है कि जी कराची से गया हुआ हाँ बंदा हाँ या हाँ। किसी और एरिया का आया हुआ बंदा जो है वो एडजस्ट नहीं हो पाता, लेकिन मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ कि विद इन 2 इयर्स मुझे इतनी पजीराई मिली, इतनी मोहब्बत मिली वहां पर पंजाब हाँ। में कि मैं मतलब आई स्टार्टेड स्पीकिंग अच्छा। पंजाबी एंड मेरी फैमिली भी, मैंने बच्चों को भी वहां बुला लिया अच्छा। लाहौर में, और वो स्कूल्स में भी वहाँ एडमिशन दिला दिया अच्छा, बच्चों को, और तो एक कितने अच्छा अरसे रहे आप मतलब लाहौर में? मैं तकरीबन 2 साल अच्छा। रहा वहाँ। तो मैंने ये समझ लीजिए कि 5 साल कराची में और 2 साल वहाँ काम किया, तो टोटल जो सेल्स का एक्सपीरियंस था वो तकरीबन 7 इयर्स तक सही पहुंच गया सही। मेरा। तो फिर मैंने ये प्लान किया अपने करियर को कि इनिशियल 7 इयर्स गुजारने के बाद सेल्स में मुझे मार्केटिंग साइट पर जाना हाँ। चाहिए। तो फिर मैंने सर्च एक्सप्लोर करना शुरू की हाँ हाँ। जॉब्स, और वहाँ रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक कंपनी जो कि बेसिकली तो जी जी इम्पोर्टर्स थे, लेकिन एक बड़ा सेटअप था जिसका नाम लियो जी जी फार्मास्यूटिकल जी था, जी जी। और कराची में उनके जो सोल डिस्ट्रीब्यूटर थे वो जमजम जी जी। कॉरपोरेशन थे। तो वहां से मुझे हाँ ऑफर हुई व्हेन आई वाज इन लाहौर हाँ। इंश्योरिंग। और ये ऑफिस जो था तो वो कराची में था? ये सही। कराची में था, तो उसमें एक तो एडवांटेज ये था कि मैं वापस अपने शहर में आ जाता विद हम्म। फैमिली, और क्योंकि पेरेंट्स भी मेरे बीमार थे तो ये भी एक और जाहिर सी बात है, जाहिर सी रीजन बात है थी। कि पेरेंट्स के लिए तो आना पड़ता ये है। बिल्कुल पेरेंट्स के साथ आ जाता, और दूसरे ये है कि जो मेरा एक करियर जी। पाथवे था कि यार पहले सेल्स, फिर मार्केटिंग, फिर कोई सीनियर पोजीशन इन मार्केटिंग एंड सेल्स अचीव की जाए, जो करियर गोल्स था उसकी अचीवमेंट में भी मुझे हेल्प मिल सही रही थी। सही 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 सही। तो हालांकि ये दैट वाज अ वेरी टफ डिसीजन बिकॉज स्विचिंग फ्रॉम अ मल्टीनेशनल टू नेशनल कंपनी हाँ बिल्कुल, वाज एक रियली अ बिल्कुल टफ समझ डिसीजन। लें कि उलट होता है ना, कि जो इन्वायरमेंट है वो तो जी बिल्कुल बिल्कुल। समझ में ही नहीं आता शुरू में कि ये क्या हो गया एकदम से। बिल्कुल, और आपको मजे की बात बताऊं कि मैं, चूंकि शेयरिंग एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, जर्मन बेस कंपनी थी, जो अर्निंग थी वो भी आपकी 7 साल में के एक आपके प्रमोशंस, आपके इंक्रीमेंट से एक अच्छी हाँ, सैलरी एक हैंडसम पैकेज आप अमाउंट आ अर्न कर जाता रहे है। होते हैं, हैंडसम अमाउंट आ जाता है। अच्छा, उस पे भी मैंने सेक्रीफाइस किया। मैंने जब कराची वापस, व्हेन आई केम बैक टू हाँ। कराची and they offered me the less salary as I was getting in यस sharing. यस यस यस। I compromised for my career ओके। goals. वो मैंने, चूंकि एक बड़ा टास्क मेरा ये था कि एटलीस्ट मुझे कुछ सालों का प्रोडक्ट यू मैनेजमेंट का वांटेड टू शिफ्ट एक्सपीरियंस होना ऑन चाहिए मार्केटिंग साइड, दैट वाज योर एम। ओके। मार्केटिंग साइड। तो वो मैंने डिसीजन लिया, एक टफ डिसीजन लिया, और वापस आई केम बैक टू कराची एंड ज्वाइन एज ए प्रोडक्ट ओके। मैनेजर इन लियो लियो फार्मा, फार्मा। जो कि जमजम कॉरपोरेशन और लियो उसको में जो बेच। है आपने कितना अरसा काम किया फिर यहाँ पे? अच्छा, अब वहां से मैंने एक बिल्कुल समझ लें कि सेल्स से जो एक टोटल सेल्स की जॉब और टोटल मार्केटिंग की जॉब, जिसमें ज्यादातर आपकी ट्रेनिंग से रिलेटेड काम है, मार्केटिंग कैंपेन से रिलेटेड काम था, तो वो मैंने तकरीबन 2 साल किया इस कंपनी अच्छा। में। और इन 2 साल के अंदर मेरी जो ट्रेनिंग हुई, वो इनिशियल ट्रेनिंग भी श्रीलंका में अच्छा। हुई, और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी रही मेरी लियो के साथ। मगर ये था कि एक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट की एक्चुअली डायनामिक्स होती हाँ है हाँ हाँ। वो मुझे यहाँ मिलेगी, मगर वो एक्चुअली नेशनल कंपनी थी, बहुत छोटे स्केल की कंपनी थी, तो वो मेरी डिजायर फुलफिल नहीं हो रही हाँ थी हाँ वहाँ। हाँ 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 तो ऑल्दो आई वाज हाँ। सेट, और सैलरी पैकेज भी आहिस्ता आहिस्ता हो ही जाता सही, लेकिन वो मेरी एक डिजायर सेट नहीं हो रही थी कि यार एक्चुअली जो है ना वो जो एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट की डायनामिक्स होती है, जो एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट का फंक्शन हाँ होता है, हाँ वो हाँ एक्चुअली हाँ पूरा नहीं हो हाँ। पा रहा।
again I explored some अच्छा opportunities. So alhamdulillah I got an opportunity in a multinational ओके company as ओके well ओके again. एंड दिस So टाइम I हाँ joined as white ओके ओके as a हाँ ये assistant मुझे product याद manager. आया क्योंकि एक ज़माने में जब मेरी तुमसे बात हुई तो कोई मिल्क शायद तुम कोई लॉन्च करने वाले थे जो कि बिल्कुल नई चीज़ थी। जी 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 बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ एक तो ये कि वो दोबारा आपका आ जाना मल्टीनेशनल सेटअप में जहाँ पे एक काम का आपने आगाज किया हो अपने करियर का, तो वो एक समझ लें कि आपको एक फुलफिलमेंट मिल रही हो हाँ उस हाँ काम में, तो बड़ा एंजॉय हाँ करते हाँ हैं हाँ आप। हाँ तो मल्टीनेशनल कंपनी थी, वाइट अमेरिकन कंपनी थी, तो वहाँ एक अपॉर्चुनिटी मिली। You are listening. Meet up with Dr. Ayaz Ahmed. और वायद में आप अल्हम्दुलिल्लाह एज मैंने ए वहाँ प्रोडक्ट मैनेजर ही गए थे। एज ए प्रोडक्ट मैनेजर आप समझ लें कि वो था तो प्रोडक्ट मैनेजर, लेकिन बेसिकली वो वहाँ मैनेजमेंट कैडर्स होते हैं, तो वो जूनियर प्रोडक्ट मैनेजर का एक अच्छा कैडर मगर था। कंपनी तो मल्टीनेशनल थी ना गया सर, कंपनी ये बड़ा मल्टीनेशनल मैटर थी। करता है। तो जी जी बिल्कुल। जी उसमें वासिफ ये हुआ कि मैंने आई वर्कड ओवर देयर फॉर 5 ओके इयर्स ओके और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल एवरी ऑल्टरनेट ईयर्स मैंने प्रमोशन लिया वहाँ। जूनियर प्रोडक्ट मैनेजर से स्टार्ट किया, प्रोडक्ट मैनेजर हुआ, सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर हुआ, और वो और कुछ थर्स्ट अरसे और वो नेशनल जो सेल्स थर्स्ट जो मैनेजर थी थे। प्रोडक्ट मैनेजमेंट की वो वहाँ पे काफी पूरी हुई। बिल्कुल बिल्कुल पूरी हुई। और कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स मैंने वहाँ लॉन्च की जो कि उससे पहले पाकिस्तान में वाइद ने नहीं लॉन्च अच्छा की थी। अच्छा तो जैसे न्यूट्रिशन की प्रोडक्ट आपने जिक्र किया था, तो वो भी हमने लॉन्च की, और फिर सेकंड ईयर ही उसका मार्केट शेयर हमने पोस्ट किया अच्छा अराउंड कोई 7% मार्केट फिर शेयर। और उसमें वायद से आप आगे बढ़े। वाइड से मैं आगे बढ़ा। वहाँ पे मुझे एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का एक्सपोजर अच्छा मिला, और तकरीबन कोई मैंने मोर देन 15 कंट्रीज ओह ट्रैवल रियली किए वाइद में। और उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे उस इंटरनेशनल जी ट्रैवलिंग जी के। उसमें मार्केटिंग स्किल्स की ट्रेनिंग भी शामिल ओके थी, उसमें सेल्स ट्रेनिंग की भी स्किल्स शामिल थे। और वासिफ मैं आपको मजे की बात बताऊं, इससे भी इम्पोर्टेंट चीज कि मैंने फील्ड वर्क किया इन ओके थाईलैंड, अच्छा इन अच्छा अच्छा इंडोनेशिया, इन हाँ चाइना। और 15 डेज 20 डेज वहाँ बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग की ओके हमने कि भाई वो किस तरह से अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं और स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कर बिल्कुल रहे हैं। तो चूंकि मल्टीनेशनल का स्टैंडर्ड तमाम कंट्रीज में बिल्कुल सेम होता है, मैं एनवायरनमेंट इसी डिफरेंट बात होता पे है। आ रहा था कि क्या वहाँ पे फील किया कि वहाँ पे भी डॉक्टर्स को कॉल करने का सिलसिला या जो आपकी प्रोडक्ट मैनेजमेंट का सिलसिला है या जिसको मैं कहूँ कि कंज्यूमर या कस्टमर बिहेवियर ऑलमोस्ट कंपेरेबल है या थोड़ा सा मुख्तलिफ था? जी बिल्कुल। देखिए इसमें जो तरीक़ेकार था प्रमोशन एंड सेल्स का वो तो सेम ही था। यानी डॉक्टर को जाके आप अपनी प्रोडक्ट्स की डिटेलिंग करते हैं, उसके फीचर्स, उसके बेनिफिट्स बताते हैं और उससे वही कमिटमेंट जी लेते हैं। बट डिफरेंस जो मेजर था वो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में आप विदाउट अपॉइंटमेंट विजिट नहीं कर सकते। सही सही मगर उसमें उसमें हमारे मगर कल्चर हमारे में थोड़ा कल्चर सा में और ये उनके कल्चर में वहाँ पे जब डॉक्टर अपॉइंटमेंट दे देगा तो वो उसको कैंसिल नहीं जी जी करेगा। और हमारे यहाँ तो डॉक्टर नहीं जो करते है बिल्कुल, अपॉइंटमेंट अव्वल तो देगा ही नहीं, और अगर देगा भी देगा ही तो नहीं वो उसमें अपॉइंटमेंट। 90% चांसेस ये होंगे कि वो नहीं मिलेगा। तो क्योंकि उनके यहाँ ये जी प्रैक्टिसेस बिल्कुल ही इतनी अच्छी चल रही हैं और उनके कल्चर में ये पूरी पनपी हुई हैं, तो हमारे यहाँ तो ऐसा है नहीं, तो ये तो जी हो जी नहीं बिल्कुल सकता। अच्छा अब डॉक्टर को जो जी जी ओबलाइज जी किया जाता है, ओबलाइज से मेरे पूछने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं यहाँ वाला जो ओबलाइज आजकल की जो तरीका है वो मैं मल्टीनेशनल वाला कह रहा हूँ कि जहाँ पे हम उनको रिसर्च पेपर्स बताते हैं, जहाँ पे हम उनको कोई जी कंपेरेबल जी जी स्टडीज़ बताते हैं।
तो ऐसा ही सिलसिला वहां पे भी था? देखिए, जो मार्केटिंग और सेल्स की जो थीम है वो पूरी दुनिया में एक ही जैसी है। वही तरीक़ेकार पाकिस्तान में, वही तरीक़ेकार अमेरिका में या मिडल ईस्ट में है या फार ईस्ट में है। जो डिफरेंस है वो ये चीज़ है कि वो लोग हर चीज़ प्लान्ड होती है उनके यहाँ। फॉर एग्जांपल कंपनीज के जो विजिट्स हैं वो भी प्लान्ड होते हैं। डॉक्टर्स की डेली प्रैक्टिस में वो कितना टाइम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से मिलने में सर्व करेगा वो भी प्लान्ड है। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर एक दिन में अगर कोई कंसल्टेंट है और 25 पेशेंट्स देखता है, तो वो डेली उसकी असिस्टेंट प्लान करेगी या उसका असिस्टेंट प्लान करेगा कि आज 5 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को विजिट अलाउ करना है। तो वो 5 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आएंगे अपने, दे विल बी ऑन टाइम और उसमें वो अपनी प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे और जो भी उनका प्रमोशन का तरीक़ेकार है उसमें कोई सैम्पलिंग है, कोई इनविटेशन ऑफ एनी साइंटिफिक प्रोग्राम है और इनविटेशन ऑफ एनी कॉन्फ्रेंसेस है, वो तमाम सेम है। अच्छा, फिर जब आप ये वायद से आगे बढ़े तो फिर आपने शायद एक और कंपनी ज्वाइन की। अच्छा, अब वहां से वायद में जब मुझे दैट वाज अराउंड 2010। ओके, जब आपने वायद को 2005 से 2010 तक मैं वायद में रहा और उसमें मेरी अचीवमेंट मैंने आपको बताया कि डिफरेंट पोजीशन पे अचीवमेंट हुई। इसके अलावा मेरी नॉमिनेशन भी हुई कि मैं उस जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट मैनेजमेंट की वायद के एशिया पैसिफिक, क्योंकि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता था और पाकिस्तान जो है वो एशिया पैसिफिक में आता था, तो उसमें मेरी नॉमिनेशन भी हुई थी कि I can be promoted in other countries as well. But अचानक 2008 में ये डिसाइड हुआ कि वायद was acquired by Pfizer. ओके, फिर एक और मर्जर और उसमें फिर वो हम एक्विजिशन में आ गए और फिर वो सारे जो वायद के प्लान्स थे ऑब्वियसली वो नहीं हो सकते, एग्जीक्यूट नहीं हो सके और फिर फाइजर के अपने प्लान्स स्टार्ट हो गए एग्जीक्यूट होना और 2008 में ये न्यूज़ आ गई। 2009 में इस पे काम होता रहा और तकरीबन मतलब एक जो एक्विजिशन का प्रोसेस था, क्योंकि 2 जाइंट मल्टीनेशनल का एक्विजिशन हो रहा था ना, तो उसमें इट टेक्स टाइम। जाहिर सी बात है। वो जो एक तो उसमें साल लगा। सही। तो 2010 तक फिर हम उसी का पार्ट रहे। उसमें 6 मंथ्स की हमारी लास्ट जो मेरा असाइनमेंट था वो एज ए बिजनेस यूनिट मैनेजर फाइजर। ओके। और डायरेक्टली मैं रिपोर्ट कर रहा था इकबाल बंगाली साहब को, जो कि कंट्री हेड थे फाइजर की। तो फिर उसके बाद फाइजर यानी कि वायद फाइजर तो मर्जर हो गया। फिर उसके बाद जो है आपने ज्वाइन क्या किया जब ये फाइजर का सारा हिल्टन, एक और बेहतरीन कंपनी। ठीक है, तो उसके बाद मैंने हिल्टन ज्वाइन की। वहाँ बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे और उसमें ये ऐसा हुआ कि जो हमारी टॉप मैनेजमेंट थी उस वक्त वाइद की, वो भी उसमें बहुत सारे हमारे सीनियर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग मेरे एमडी जो कि मेरे मेंटोर भी रहे थे, उन्होंने भी, अरशद रहीम खान, इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। तो एक और मेरे बड़े अच्छे मेंटोर और बड़े अच्छे उस्ताद डॉक्टर मुनव्वर कैली, और उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है और मेरी अपनी पर्सनालिटी और ग्रोथ में इन लोगों का तो भाई एक और नाम आप बता दें, एक और नाम बता दें, क्योंकि मेरे अगले जो सवाल में था वो यही था कि 3 ऐसे लोग जो कि आपके उस्ताद का दर्जा रखते हो या जिनसे आपने सीखा हो, तो 2 नाम तो आपने बता दिए। आप तीसरा नाम भी एक बता ही दें ताकि ये वाला जो है सवाल मैं अपने पास से खत्म कर लूं। ये 2 जो नाम मैंने बताए वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं
और एक नाम जो है वो आप इस दुनिया में नहीं है, ये नाम है ऐसे मगरिबी अच्छा साहब। ये मेरे शेयरिंग के अच्छा मेंटोर थे। अच्छा, ये आपके पहले बॉस थे क्या? और मेरे बॉस तो नहीं रहते, इनडायरेक्टली इन्होंने मुझे ओके मैनेज ओके। किया। मतलब एक डेवलपमेंट होता है ना कि कुछ लोगों को आप चुन लेते हैं, फिर उन पर काम शुरू कर देते हैं फॉर जी फ्यूचर जी जी जी। ग्रोथ, हाँ फ्यूचर हाँ। लीडर्स। तो मैंने बड़ा सीखा उनसे। और जब कराची में था, तो जब वो तशरीफ लाते थे तो मौका मिलता था उनसे कुछ एक दिन का, आधे दिन का गुफ्त शनीद का, और वहाँ से भी मेंटरशिप मिलती थी। तो वो मेरे ऐसे एक अच्छा मेंटोर थे अच्छा जिनको अच्छा मैं याद रखूंगा अच्छा। हमेशा। वो अब इस दुनिया में जी। नहीं है रही, तो फिर अल्लाह उन्हें जन्नत हिल्टन नसीब में आपने फरमाए। कितने दिन काम और किया? ये जो दो लोग हैं हिल्टन में जी, कितने दिन काम किया आपने? हिल्टन में मैंने बहुत ज्यादा काम नहीं किया। मैंने 1 साल काम किया, अच्छा। और वहाँ पोजीशन मेरी मार्केटिंग जी मैनेजर की थी। जी वो एक नया डिवीजन लॉन्च हुआ जी था जी। वहाँ। तो उसमें कुछ न्यूट्रिशन की भी प्रोडक्ट्स थी, कुछ जनरल प्रोडक्ट्स थी। तो वहाँ पे कुछ इतनी बहुत ज्यादा अरसे में जॉब नहीं चल सका बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ हाँ हाँ, रीजंस। वो तो बहुत से रीजंस तो हो सकते हैं, कोई उसमें बात ना की जी जी जाए तो बिल्कुल। भी अच्छा है और करना चाहे तो भी अच्छा है, कोई भी मसला नहीं है। हम्म, मगर जाहिर सी बात है कि हिल्टन एक नाम वाली कंपनी, जिसको हम कहते हैं कि एक इस्टेब्लिश जी जी कंपनीज में बिल्कुल। आती है। भारत किसी भी कंपनी में, क्योंकि एक और मैं जो कहता हूँ ना कि वो जो जो 5 साल आपके वायद के हैं और फाइजर के हैं ना, जी जी उसका भी एक समझ ले सदमा सा होता है ना, कि आदमी उस सदमे से नहीं निकल पाता, क्योंकि वो जो एक्सपोजर है वो कहीं दोबारा नहीं आ सकता जब तक अनटिल और जी अनलेस बिल्कुल आप ऐसे ही। किसी जो है मल्टीनेशनल में ही ना चले जाएं। और अब मल्टीनेशनल में भी वो सारी चीज़ें उस तरह से नहीं रही हैं कि जिस तरह पहले थी। जो जी आपने टाइम बिल्कुल। गुजार लिया, ये जो हमने टाइम गुजार लिया, वो बड़ा अलग था। तो हिल्टन को हमने वाइंड अप कर देते हैं, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। गयास अहमद ने आगे फिर क्या किया? You are listening. Meet up with Dr. Ghayass Ahmad. मैं हिल्टन में ही था, तो मुझे एक कंपनी से ऑफर हुई, और वो ऑफर भी बड़ी दिलचस्प अंदाज अच्छा में हुई। अच्छा। कि जब मैं हिल्टन में था, मैं जरूर शेयर करूंगा बिल्कुल आपसे, बिल्कुल। जब मैं हिल्टन में था तो मैं एक्चुअली कुछ काम समझ में नहीं आ रहा था। कुछ सिलसिला जो है वो एक होता है ना कि आप एंथुजियाज्म से, फुल ऑफ योर एनर्जी कहीं हाँ काम हाँ। करते हैं, और कहीं अगर ये चीज नहीं हो तो फिर आपको मज़ा नहीं मजा आता, नहीं आता। एप्रिसिएशन ना तो हो, मैं मोटिवेशन ना हो, तो फिर तो मज़ा बिल्कुल भी नहीं जी जी आता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने कुछ एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो मैं किसी ने मुझे रिकमेंड किया जी एक जी। जगह कि आप उस कंपनी में जाइए और उनके सीईओ से आप मिलें। अच्छा अब बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि जनाब, वो कंपनी थी अच्छा हाईमोंट, और उनके सीईओ का नाम था इंतजार अच्छा। सिद्दीकी। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे टाइम दिया, और मैं गया। उन्होंने मुझे बोला आ जाइए आप। तकरीबन कोई 10 बजे उन्होंने मुझे अच्छा कॉल किया, अच्छा बुला लिया। अच्छा। मैं 10 बजे जी चला गया। तो जनाब उन्होंने मुझे फिर वो उनके साथ एक कंसल्टेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट काम जी। कर रहे थे, जो कि बाद में एमडी हुए फाइजर अच्छा के। अच्छा डॉक्टर फरीद अच्छा नाम था अच्छा। उनका। वो उनके साथ मैनेजमेंट कंसल्टेंट काम कर रहे थे। वो एक्स नोवार्टिस एमडी ओके। थे, तो शायद उस वक्त वो इनके साथ कंसल्टेंसी कर रहे थे। तो फिर उन्होंने वो मिले मुझे। उसके बाद एक सुबह मुलाकात हुई मेरी जी जी। उनसे, और उसके बाद में फिर वहाँ एक एमडी थे भट्टी साहब, उनसे अच्छा मुलाकात हुई। और उसके बाद फाइनली ही कॉल्ड अच्छा। मी, जो सीईओ थे इस इंतजार कंपनी के, सिद्दीकी इंतजार साहब जी। सिद्दीकी साहब। अब उनसे मुलाकात हुई। जब उनसे मुलाकात हुई तो फिर उन्होंने जो मैंने उनको बताया कि जी ये मेरा पैकेज है और ये फैसिलिटीज मैं ले रहा हूँ,
तो उन्होंने सारी चीजें, मेरे जो सीवी का पेज था उसको उल्टा करके सारी चीजें वो लिखते गए। उन्होंने कहा जी ये भी डन हुआ, ये भी डन हुआ, ये भी डन हुआ, और आप इमीडिएटली ज्वाइन कर लें हाई अच्छा। अब मैंने उनसे कहा, बड़ा हाँ दिलचस्प हाँ वाकया था हाँ मेरी लाइफ हाँ का, कि मैं सुबह से शाम हो गई हाँ मुझे मुख्तलिफ लोगों से हाँ मिलने में, और उसके बाद शाम को मुझसे कहा जा रहा है कि जी बस आप छोड़ें, हाँ बस आप उनको रिजाइन कर दें और आप हमें हाँ ज्वाइन करें। तो मैंने कोशिश की उनको बताने की। मैंने कहा कि सर ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, मुझे उनको, जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ उनको खुदा हाफिज कहना पड़ेगा, कुछ असाइनमेंट होंगे, वो असाइनमेंट को मैंने क्लोज करना हाँ पड़ेगा, हाँ, और इसके अलावा मैंने एक फैमिली से मशवरा भी जाहिर सी लेना बात। पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं, आप बस छोड़ें सबको। अब हुआ ये कि उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप तशरीफ रखें थोड़ा। मैं हाँ, बैठा रहा, इसमें मुझे तकरीबन 5-6 बजे का टाइम हो अच्छा गया। अच्छा फिर मुझे बुलाया हाँ उन्होंने, और वो जो हमारे हेड थे जी भट्टी जी साहब, उनसे कहा कि जी भट्टी साहब आप फयाज साहब को जो है ना वो डिनर पे ले जाएं। अच्छा तो वो फिर वहां से हम डिनर अच्छा पे चले गए, अच्छा और तकरीबन रात हमें 12 बज गए अच्छा वहीं। और उन्होंने कहा कि बस जी आप यू आर द एम्प्लॉय ऑफ हाँ हाईमोंड, और बस आप फौरी तौर पे। अब आई वाज सो एस्टोनिश्ड के व्हाट टू से एंड व्हाट हाँ नॉट टू हाँ से। हाँ हाँ तो हाईमोंड में काम करना टफ भी था, और जो एक इंडस्ट्री में होता है ना कि भाई ये कंपनी, जब एम्प्लॉय जाते हैं या एम्प्लॉय नए लोग जी आते हैं, उनकी वजह से कंपनी का कॉर्पोरेट इमेज बिल्कुल बनता ऐसा है। ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो कोई एक अच्छा इमेज नहीं था लोगों के जी रेफरेंस जी, से। तो हाई माउंट का ना। मैं फिर थोड़ा सा हाई हाँ अमाउंट का, कि टर्नओवर ज्यादा था वहाँ बिल्कुल एम्प्लॉयज ऐसा का, है, ये मार्केट में है चीज, क्योंकि ऐसा। आपको जी पता जी है कि बिल्कुल। मेरा भी थोड़ा सा तो एक्सपोजर है, तो और ये अभी भी है, ऐसा नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहरहाल सेकेंड डे मैंने मशवरे किए अपने मेंटोर से और मुख्तलिफ जी लोगों से। तो फाइनली ये डिसाइड किया मैंने कि ओके आई शुड जॉइन हाईमोंड। अच्छा, तो फिर और हाई फिर माउंट ज्वाइन मैंने किया, सेकंड हाईमोंड, मैंने वहाँ दूसरे दिन मैं और गया हिल्टन, आपने मैंने एज वहाँ ए बात की मार्केटिंग मैनेजर जो एज है, ए जनरल जनरल मैनेजर, मैनेजर। एज ए अच्छा जनरल मैनेजर। अच्छा, अब एक सुनने वालों के लिए बड़ी तो मजेदार चीज है ना, कि ये बताइए कि मार्केटिंग मैनेजर में और जनरल मैनेजर की पोस्ट में ऊपर की पोस्ट कौन सी होती है? ये मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा, मैं सुनने वालों के लिए पूछ रहा हूँ। एकदम से वो कहेंगे कि जी देखिए मार्केटिंग मैनेजर थे, फिर जीएम आ गए, जनरल मैनेजर हो गए। देखिए जनरल मैनेजर जो है वो एक बड़े कैनवस की पोजीशन है। जनरल मैनेजर के अंडर में 2 या 2 से ज्यादा मार्केटिंग बिल्कुल, मैनेजर मैं काम यही कर रहे होते सुनवाना चाह रहा था लिसनर्स को, कि वो हैं। ये जी ना कहें कि भाई ये गयास भाई तो जा रहे थे एकदम ऊपर, वायद 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 मार्केटिंग मैनेजर, और जीएम एकदम आ गए। तो भाई जीएम जो है, जैसे गयास साहब ने भी कहा कि जीएम के अंडर में 2 से 3 मार्केटिंग मैनेजर सारे होते हैं, और ये जो एक हायरार्की होती है जीएम की, ये बहुत बड़ी होती है। जी जनाब, तो जीएम साहब आप हो गए हाई माउंट के। तो हाईमोंट में जीएम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कोई तकरीबन कोई 4.5 साल 5 साल हाईमोंट में काम किया, जबरदस्त। और बड़े उरूज व जवाल की दास्तान हाईमोंट में रकम अच्छा की। सक्सेसेस भी थी, फेलियर भी था, ओवरऑल बहुत अच्छा, गयास जबरदस्त मुझे ये एक्सपीरियंस बताएं रहा मेरा। आपके पूरे इस कैरियर के अंदर एक मानना है सेल्स के जी लोगों जी। का कि जी सक्सेस को इतना गाया नहीं जाता जितना जो है आपकी नाकामी को रोया जाता है, ऐसा है क्या? देखिए ये एक रिलेटिव टर्म है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप के कुछ गोल्स होते हैं, और वो गोल्स बहुत ज्यादा एम्बिशन से बनाए जाते हैं, और बहुत ज्यादा एम्बिशियस गोल्स जी होते जी, हैं कंपनी की तरफ से, या जो नहीं नहीं, टॉप देखिए मैनेजमेंट है रिलेटिवली उसकी आपने तरफ बात से। की ना, ठीक है ना। अब ये एक बड़े एक नॉर्मल, देखिए हम तो जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो हम
इसको बड़ी सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि भाई, और अमूमन है भी ये कि लोगों के मुंह से तारीफ कम निकलती है और अगर किसी में नुक्स है तो वो ज़्यादा किया जाता है। और जो हम देखते हैं कि सेल्स में भी यही कहा जाता है मैनेजर्स को कि भाई लड़के को। अच्छा, बड़े मजे की मैं आपको बात बताऊं, जो सेल्स की जॉब है ना वासिफ, आप भी इस जॉब से गुजर चुके हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है एज कम्पेयर टू अदर जॉब्स। सेल्स में अगर आपकी सेल्स बहुत अच्छी हो रही है तो आपकी बहुत सारी वीकनेसेस को नजरअंदाज कर दिया जाता है, और अगर आपकी सेल्स एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं हो रही है तो फिर वो सारी आपकी शॉर्टकमिंग्स को एकदम ऊपर ले आया जाता है। आप क्या समझते हैं, ये बेहतर है स्ट्रैटेजी या नहीं है? नहीं, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दूं कि अगर किसी भी नेचर ऑफ जॉब में कोई बॉस है आपका और आप उसके एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहे हैं, जो भी उसकी एक्सपेक्टेशन है वो कोई राइटिंग वर्क के हिसाब से है, वो कोई प्रोजेक्ट वर्क के हिसाब से है, या कोई बिजनेस डील के हिसाब से, अगर वो उसकी एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहे हैं आप, तो वो उस वक्त तक आपकी शॉर्टकमिंग्स को बर्दाश्त करता रहता है। अब वो शॉर्टकमिंग क्या हो सकती है? वो शॉर्टकमिंग लेट आना भी हो सकती है, वो शॉर्टकमिंग आपकी पर्सनालिटी या ड्रेसिंग भी हो सकती है, 10 चीजें हो सकती है ना, जो अभी आपने बात की, ठीक है ना। हाँ, मेरा सिर्फ यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू ये था, जो जिसकी तरफ मैं लाना चाह रहा था आपको, कि ये प्रैक्टिस मार्केट में मौजूद है, ठीक है ना। मेरा इत्तेफाक करना या आपका इत्तेफाक करना उससे ज़रूरी नहीं है, मगर मैं ये समझता हूँ, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और मेरी अभी एक और अपने कुलीग से जब बात हो रही थी, तो एक हमारे शाहनवाज साहब थे, वो अगर आपको को जो हम अपनी ज़बान में कहते हैं छापा भी मारते थे ना किसी के ऊपर, तो उनके बारे में मशहूर था कि अगर शाहनवाज साहब चले गए और अगर कोई नहीं मिला तो वो उसका रिज़ाइन है, उस दिन के बाद वो कंपनी में नहीं रहेगा। और ये मैं आपको मल्टीनेशनल का बता रहा हूँ। मगर जब वो किसी को समझाते थे, जिस वक्त वो हवा भरते थे, जो हम अपनी ज़बान में कहते हैं ना कि जी जो आपके सेल्स के लड़कों में हवा भरते थे, तो वो बड़े प्यार से भरते थे। उसके बरक्स मेरे साथ कुछ ऐसे भी लोग रहे, और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा, और ख़ुद भी मैनेजर पोस्ट पे काम किया, तो वहाँ पे मैंने देखा कि आपने प्रोडक्ट मिक्स चलाना होता है। जो रियास आपकी बात को मैं थोड़ा सा इधर समेटने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक थोड़ा फहम वाला जो मैनेजर है ना, उसको ये पता है कि मुझे अपने किस लड़के से किस तरह बात करनी है, क्योंकि उसके अंडर में तो 6-7 लड़के होते हैं, 12 लड़के होते हैं, 15 लड़के होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि, और जो मैनेजमेंट होती है, जाहिर सी बात है कि लोग समझते हैं कि प्रोडक्ट मैनेजर को कुछ नहीं पता, मार्केटिंग मैनेजर को कुछ नहीं पता, उसकी नज़र होती है अपनी सेल्स फोर्स के ऊपर भी, अपनी प्रोडक्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी, क्योंकि आप यानी कि जैसे अगर जीएम हैं आप, तो आप कोई ऑफिस में नहीं बैठ रहे भाई, आपके ऊपर तो और ज़्यादा लोड होता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने रिप्रेजेंट करना है उस सेल्स को, उस मार्केटिंग फिगर को, जिसको लोग समझते हैं कि भाई बड़े जो है ना गयास साहब जो हैं बड़े टूर्स पे रहते हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, मगर भाई गयास साहब की लाइफ भी तो उससे मुतासर हो सकती है, उनके जहन में भी 10 चीज़ें आ सकती हैं। अब लाइफ से आया सवाल, तो अब मुझे बताइएगा कि बच्चे कितने हैं और क्या करते हैं बच्चे? वास्तव आपको तो इल्म है, मुझे तो देखा सारी चीज़ों का इल्म है, मगर आपसे बात करना तो ज़रूरी है। ऐसा है कि मैं आई गॉट वेरी अर्ली मैरिड। जब हम फार्मेसी में पढ़ते थे लिसनर्स, तो जब इनकी शादी हुई थी, ये बेटे को अपने एक दफ़ा लेके भी आए थे, और अभी थोड़े दिन पहले मेरी उस बेटे से मुलाकात भी हुई थी, जो कि एक सिंगर हैं, गिटारिस्ट हैं। अब मैंने बोलना शुरू कर दिया, गया साहब आप मुझे टाइम देंगे, फिर मैं बोलना शुरू कर दूंगा। और मुझे देख के बड़ा ही अच्छा लगा, क्योंकि गयास साहब जब तक हमारे साथ पढ़ते थे, इनको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ था, शायरी पढ़ने का बहुत शौक़ था, मगर मैंने इनको कभी भी गुनगुनाते हुए भी नहीं सुना ना देखा। हाँ, एंजॉय करते थे, गानों वगैरह को सुनते थे। तो मैंने इनसे ये पूछा कि भाई दोनों बच्चे गिटारिस्ट और इतना अच्छा गा रहे हैं, इतना अच्छा बजा रहे हैं, तो ये
कैसे हुआ इसने? कभी पता नहीं, ये तो खुद ब खुद शौक होता गया और ये तो वीडियो भी बना दिया, ये भी कर दिया। और इसमें भी मैं समझता हूँ गयास के तरबियत जो है ना, वो सिर्फ यही नहीं है कि बच्चों पे सख्ती करनी है, ठीक है, या आप टूर पे भी रहते हैं, सारी चीज़ें रहते हैं, आपने बच्चों को इतना सपोर्ट किया होगा, इतने ओपनली आपने बच्चों से बात की होगी कि उनके अंदर ये आर्टिस्ट जो है वो बाहर आ गया। तो मैं तो बोलना शुरू कर दिया मैंने, तो अब आप मुझे बताएं कि बच्चे बाकी क्या पढ़ रहे हैं और किस तरह से है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। बड़ा बेटा उसने BS किया है, तकरीबन फाइनल प्रोजेक्ट अच्छा में है, अच्छा कंप्यूटर साइंस में। अच्छा और दूसरा बच्चा उसने वो माशाल्लाह ACCA कर माशा रहा है। और बेटी मेरी नंबर 3 है, वो फॉर्म D कर रही है मेरे नक्शे कदम अच्छा पर। अच्छा अच्छा। और कराची यूनिवर्सिटी से ही? और नहीं, वो बकाई यूनिवर्सिटी से कर अच्छा रही है। और बेटा मेरा चौथे नंबर का जो है वो माशाल्लाह क्लास 6 में, सेंट पैट्रिक्स अच्छा में। तो मेरी जो मिसेस हैं वो माशाल्लाह हाउस वाइफ हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा, तो फैमिली को कभी समझ लें कि ये हुआ कि जी अब्बू तो ज़्यादातर टूर पे रहते हैं या मीटिंग्स में बड़ी देर से आते हैं, तो किस तरह मैनेज किया अपनी फैमिली लाइफ को आपने? नहीं, मैंने देखिए वास्तव मैंने शुरू से अपनी लाइफ को बड़ा मैनेज करके मैं चला हूँ, क्योंकि मेरी सेल्स की जॉब थी। जब मैंने मेरा पहला प्रमोशन हुआ था लाहौर में, तो आप यकीन जाने कि बहुत एक मुश्किल डिसीजन था कि कराची से लाहौर शिफ्ट होना, और उससे भी मुश्किल डिसीजन ये था कि पूरी फैमिली को लाहौर जी शिफ्ट कर देना। तो मेरी मिसेस बहुत कोऑपरेटिव रही और उन्होंने मुश्किलात भी उठाई। जैसे लाहौर नई जगह थी, बिल्कुल कोई रिलेटिव नहीं था हमारा, वहाँ पे भी टूर्स में एक हफ्ते जाता था, और वो बिल्कुल बेचारी अकेली रहती थी बच्चों के साथ। तो इस तरह से एक उनकी भी, वो कहते हैं ना, एक इवोल्यूशन के प्रोसेस से वो शुरू से गुजरी। तो उस इवोल्यूशन के प्रोसेस में उनकी भी वो एक तरह से तरबियत ऐसी हुई कि एक फ्लेक्सिबिलिटी लाइफ में उनकी भी डेवलप हो अच्छा गई। वो फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रनिंग द फैमिली और हाउस वहाँ पे भी हेल्पफुल हुई, और बच्चों की ट्रेनिंग में भी या तरबियत में भी उसका बड़ा रोल रहा। अच्छा, मुझे गयास ये बताइए कि इस फील्ड में रहे और दुनिया भी घूम ली, सारी चीज़ें कर ली, और कोई ऐसी चीज़ जो आपने अभी भी ख्वाहिश हो कि हाँ अब यहाँ तक जाना है मुझे, अभी भी ऐसा कुछ है, या ये जर्नी जो है एक सैचुरेशन पे पहुँच चुकी है अभी, या अभी और आगे जाना है? वासिफ, अभी मुझे तकरीबन 25 साल हो गए, ऑलमोस्ट मोर और लेस इस प्रोफेशन में। और इस 25 सालों में के पीछे एक पूरी लेगेसी है जिसमें सक्सेसेस भी हैं और फेलियर भी हैं। मगर वो कहते हैं ना कि सक्सेस इज जर्नी, डेस्टिनेशन नहीं है। तो उस रेफरेंस से अभी और जिंदगी के गोल्स हैं, तो उसकी अचीवमेंट में बिल्कुल डे एंड नाइट अभी भी मसरूफ हूं। बात फार्मास्यूटिकल तो हो गई आपकी, और अभी आप रे फार्मा में हैं, यहाँ पे भी आप GM हैं। मैंने ये खुद ज़रा सा बता दिया क्योंकि थोड़ा सा जो है टाइम जो है कंस्ट्रेन हो रहा है। जी जी बिल्कुल। फिर एक चीज़ आपके साथ लगी आके, और वो लगी लीडरशिप कोच। ये जी आपके अंदर ये सलाहियत थी जैसा कि मैं जानता हूँ, और फिर आपने जो है इस चीज़ को बाकायदा जो है इम्प्लीमेंट किया। तो इसको बाय वर्च्यू ऑफ कंपनीज आपने इम्प्लीमेंट किया, या इसको आपने खुद से डिज़ाइन करके अपने आप को आगे की तरफ धकेला कि जी ये चीज़ भी जो है मेरी, इससे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, तो उठा लें? You are listening. Meet up with Dr. Ghayass Ahmed. बिल्कुल। इसको मुख्तसरन मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मेरी अपनी
पर्सनल लाइफ से चीज शुरू हुई और अब मैं इसको प्रॉपर एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट का टूल के तौर पर लोगों को सर्व कर रहा हूँ। पर्सनल लाइफ ऐसा है कि मैं चूंकि आई वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ माई फैमिली और मेरे 8 बहन भाई थे माशाल्लाह, तो उनको लीड करना, उनको मैनेज करना, वहां से मैंने लीडरशिप को लर्न करना शुरू किया है। ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके पर्सनल प्रॉब्लम से लेकर उनकी शादियां और उनके अपने करियर को रिफाइन करना और उसको आगे लेके चलना, वहाँ एक लीडरशिप का बड़ा रोल होता है आपकी पर्सनल लाइफ में। तो वहाँ से ही मैंने अपनी लीडरशिप के करियर को नोइंगली और अननोइंगली स्टार्ट भी किया और वहाँ से उसको निखारा भी। तो लीडरशिप जब आप ये कोचिंग करते हैं तो ये आपको लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मदू करते हैं या कंपनीज बुलाती हैं या विद इन द कंपनीज करते हैं, मैं थोड़ा बताइए। जी जी जी। अब इसमें जैसे अब मैंने आपको बताया कि स्टार्ट तो ये घर से हुआ, उसके बाद में फिर जब मेरा पहला प्रमोशन हुआ शेयरिंग में ही, तो वहीं से फिर जब पहले आप इंडिविजुअल अपने काम को मैनेज कर रहे होते हैं और जैसे ही आपको टीम्स मिलती हैं, टीम की जब मैनेजमेंट आती है तो लीडरशिप वहाँ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और फिर जैसे जैसे आप लाइफ में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं तो वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली बढ़ती रहती है। और मैं चूंकि इंटरनेशनली ट्रेंड हूँ और मैंने फिलीपीन में तकरीबन कोई 8 से 10 ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं और लर्न किया है वहाँ से, लीडरशिप कोचिंग से रिलेटेड, मार्केटिंग स्किल से रिलेटेड। इसी तरीके से मलेशिया में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में बहुत सारी ट्रेनिंग। मुझे गयास ये बताइएगा कि लीडरशिप कोचिंग किसी भी लेवल पे क्यों इतना मैटर करती है, क्यों जरूरी है, थोड़ा सा मुख्तसर बताइएगा। देखिए, अगर आपने किसी टास्क को अचीव करना है और उस टास्क को अचीव करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं जो कि मैं इस टास्क को अचीव कर सकता हूँ। तो जो सबसे बड़ा रिसोर्स है जी किसी भी टास्क को अचीव करने के लिए वो ह्यूमन रिसोर्स है। और अगर ह्यूमन रिसोर्स आपने मैनेज कर लिया तो जो भी टास्क है आपका उसकी अचीव करने में आपको बहुत आसानी हो जाती है। तो जब ह्यूमन रिसोर्स अगर आपके पास मौजूद है और अगर उसकी डेवलपमेंट आपने की और उसको वहां पे लीडरशिप का एक बहुत बड़ा रोल स्टार्ट हो जाता है। तो अगर जिसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिसके डिफरेंट स्किल्स होते हैं लीडरशिप, एक अच्छा लीडर बनने के, तो वो जो इन्फ्लुएंस है आपका टीम पे टू अचीव सर्टेन टास्क, वहां से लीडरशिप स्टार्ट होती है। अच्छा गयास, मुझे जरा ये भी बताइएगा कि अगर मैं कहूँ कि गयास अहमद को, अब मैं जो बड़े छोटे छोटे आपसे सवाल करूंगा, गयास अहमद को एक लाइन में डिफाइन कर दें तो आप क्या लाइन देंगे? गयास अहमद is a learned leadership coach who can influence other to develop more leaders. Brilliant. अच्छा गयास, मुझे ये बताएं कि फिल्में भी देखते होंगे तो अपनी कोई 2 पसंदीदा फिल्में। अच्छा, मैं एक नहीं पूछता किसी से भी, मुझसे लोग पूछते हैं तुम 2-3 क्यों पूछते? मैं कहता भाई एक हो नहीं सकती ना, ठीक है, 2 से 3 तो आप चॉइसेस दें कि भाई अगर मैं पूछता हूँ हीरो कौन पसंद है तो 2 चॉइसेस दें। एक से मैंने पूछा था हीरोइन, वो पहली दफ़ा में भी उन्होंने एक ही बात बताई है, जो मैंने आखिर में दोबारा पूछा तो भी उन्होंने ही बताया। उन्होंने कहा भाई मैं इधर आके मेरी सुई अटक गई है इस हीरोइन पे। तो पहले तो आप अपनी 2 फिल्में बता दें मुझे कि जो है कौन सी पसंद है आपको। अच्छा देखिए, ये सवाल तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसमें मैं आपको ये कहूँगा कि एक तो मेरी पुरानी फिल्म बहुत पसंद है और एक ज्यादा नई नहीं, मगर ये है कि थोड़ी नई फिल्म मुझे पसंद। मुझे जो पहली फिल्म पसंद है वो शराबी है, अमिताभ बच्चन। शराबी को शराबी नहीं तो क्या पुजारी कहोगे? गेहूं को गेहूं नहीं तो क्या ज्वारी कहोगे? और दूसरी, और जो
दूसरी फिल्म है वो पीके। हमरे लोगन की चमड़ी यहाँ के लोगन की चमड़ी से फर्क है। कौनों की चमड़ी चमकीली, कौनों की चमड़ी चिपकी हुई और कौनों की चमड़ी ढीली ढाली। दोनों फिल्में बहुत अच्छी हैं और दोनों बहुत अलग स्टाइल की फिल्में हैं। मुझे कई मर्तबा मैंने देखी है और आज भी मेरा दिल चाहता है कि मैं ये फिल्म बार बार हाँ, देखूं। ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही होता है कि जब भी आपके सामने चल रही होगी तो आपको यही होगा कि ये मैं देखता रहूं, क्योंकि आप किताबों से बड़ा शगफ रखते हैं। तो मुझे अपनी 3 बेहतरीन किताबें और 3 कोई बेहतरीन लिखने वालों के नाम जो है अगर आपके जहन में हो तो बताइएगा। देखिए, किताबों तो ये है माशाल्लाह, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। लिटरेचर पढ़ने का मुझे बहुत शौक है और अगर आप मुझसे 3 किताबों के नाम पूछेंगे तो ये मुश्किल सवाल है, लेकिन इवन देन मैं कोशिश इसलिए करता नहीं, हूँ। मेरी जो हाँ, पहली किताब जो मुझे बहुत पसंद है और जिसने मुझे बड़ा हेल्प की है अपने स्किल्स को डेवलप करने में, वो 7 Habits of Highly Effective People बाय स्टीवन कवी। इस किताब ने मुझे बहुत अवेयरनेस दी है, ठीक है, अपने आप को भी अंडरस्टैंड करने की और दुनिया को भी अंडरस्टैंड करने की। दूसरी तो ये एक बहुत ही जबरदस्त किताब है और इसमें जो है ना वो आप समझ सकते हैं कि खुद सीखना और फिर उसके बाद लोगों को सिखाने वाला जो एलिमेंट है वो इस किताब में बहुत आपको डिटेल में मिल सकता है। सही। और दूसरी किताब जनाब, सिर्फ अब नाम बताना है गयास साहब, क्योंकि टाइम मेरे पास रह गया बड़ा शॉर्ट। दूसरी जो किताब है जो मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, वो किताब है माइंडसेट। ओके। और तीसरी किताब अगर आप देखें वो कंपाउंड इफेक्ट। अच्छा, ये तमाम किताबें अंग्रेजी में हैं और ये ज़्यादातर जो है आपके शोबे से रिलेट कर रही हैं, जो मार्केटिंग और सेल्स का है, और उसने यकीनन आपको जो है इसमें सपोर्ट भी किया होगा, या पर्सनल ग्रूमिंग या पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेट जो पूरा समझ लें जो आपने पढ़ा था फार्मेसी, उसको शुरू के आपने अपने करियर के 10 से 12 साल या मैं कहूँ 15 साल आपने अप्लाई किया, मगर उसके बाद जो है पैराडिम थोड़ा सा चेंज हो गया और फिर जो है टोटली फोकस्ड हो गए आप मार्केटिंग में, और मार्केटिंग के अंदर भी आप लीडरशिप कोच की तरफ चले गए। मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि गयास साहब के मुख्तलिफ पोस्ट जो हैं इनके फेसबुक पेज पे शेयर होते रहते हैं, जिसमें कोई ना कोई अच्छी बात रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर या कमोबेश 2 से 3 पोस्टें ऐसी आती हैं कि जो इस पे अगर इंसान थोड़ा बहुत सोच ले तो कोई ना कोई पॉजिटिव आंसर उसके अंदर आ सकता है। इसी तरह मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी गयास साहब के लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, यूट्यूब के ऊपर भी और फेसबुक के ऊपर भी। और लीडरशिप की जो बात मैं, अगर आप में से कुछ लोग तो गयास साहब को जानते होंगे, ही इज़ अ वेरी पोलाइट पर्सन। मैंने इनको ऊंची आवाज़ में कभी गुफ्तगू करते नहीं सुना, हालांकि हमने 4 साल साथ गुजारे हैं और कभी भी चीख पुकार, या एक होता है ना कि तहामुल मिजाजी के साथ बात करना, तरीक़े से बात करना, अल्फाज का सही चुनाव, और यही पहचान होती है कि आप तहामुल के साथ आगे बढ़ते जाएं। उससे होता क्या है कि लीडरशिप का मतलब चीखना नहीं है, क्यों गयास साहब? बिल्कुल ऐसे। लीडरशिप जो हम जो आम फहम में देखते हैं वो लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप असल में अगर किसी को देखनी है तो मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी कंपनी की जो सेल्स और मार्केटिंग की टीम है, तो टीम के अंदर लीडर होता है, जलसों में लीडर नहीं होता, जलसों में लीडर नहीं होता, टीम के अंदर लीड करने वाला होता है। और उसके भी टीम लीडर्स भी होते हैं, वो एक पूरा ग्रुप है। जैसे अगर मैं गयास साहब की बात करूं, ये जीएम है तो ये लीड कर रहे हैं, इनकी लीड से सब लीड जा रही है, सब लीड से वो आगे सारे काम हो रहे हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। गयास, आखिर में कुछ लोग तो जानते हैं आप, कुछ लोग नहीं जानते और अभी पॉडकास्ट सुन रहे हैं और मीटअप विद गयास अहमद में आपको सुन रहे हैं। वो नए सुनने वाले, वो पुराने सुनने वाले जो आपको जानते हैं और जो नहीं जानते, उनके लिए कोई भी छोटा सा अगर आप पैगाम देना चाहें प्रोग्राम के इख्तिताम पे तो ज़रूर दीजिए।
बड़ा सिंपल सा मेरा प्रोग्राम है कि जो मैंने भी इम्प्लीमेंट किया है और मज़ीद मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ और लोगों को भी वही सिखाता हूँ मैं कि ज़िंदगी में अपना गोल सेट कीजिए, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, और फिर उस गोल की अचीवमेंट के लिए आप फुल ऑफ एंथुजियाज्म, फुल ऑफ कमिटमेंट एंड फुल ऑफ एंथुजियाज्म और कमिटमेंट के साथ साथ उसकी अचीवमेंट में लग जाइए। और बगैर किसी गोल के आपकी ज़िंदगी समझ लें कि बिल्कुल इस तरह है कि अगर कोई शख्स आपसे पूछता है, आप किसी घोड़े की सवारी पर जा रहे हैं और कोई शख्स आपसे पूछता है कि यार आप किधर जा रहे हैं, तो आप उसको ये जवाब देते हैं कि भाई घोड़े से पूछ लो मैं किधर जा रहा हूँ। ये एक्चुअली हमारी पूरी एज ए नेशन गोल सेटिंग मिसिंग है हमारी लाइफ में, चाहे वो पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, एनी टाइप ऑफ लाइफ। तो ये मैं एक पैगाम दूंगा कि अपनी जिंदगी के गोल सेट कीजिए, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो। बेहतरीन और आप होना भी रियाज साहब यही चाहिए कि आप सेट तो कुछ करें जब तक आपका कोई एम ऑब्जेक्टिव सेट नहीं होगा, और ये नहीं है कि आपकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में से कुछ ना कुछ जो है आपके लिए कामयाबी ज़रूर लेके आएगा। भाई गियास अहमद साहब, एक तो मैं आपसे बात कर रहा था, कहीं पे अगर मैंने जो है गुस्ताखी की हो क्योंकि शो है, वैसे तो मैं और आप बेतकल्लुफ़ हैं, मगर क्योंकि शो में अगर कहीं पे तुम निकल गया हो तो उसको बस यही सोच के माफ़ कर दीजिएगा कि जहन में जो है बड़ा मुश्किल होता है अपने करीबी दोस्त के साथ आपसे बात करना। तो क्योंकि शो पे हूँ करने की भरपूर कोशिश की है, जो कि बड़ा जहन पे मैंने अपने सामने लिखा हुआ है गियास साहब, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो मेरा आपका रिश्ता है वो अलग है, मगर ये कि क्योंकि जो लोगों की समातों की नज़र हो रहा है उसमें वो तमाम चीज़ें ना आए तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गियास अहमद साहब कि आपने हमने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आपने मुझे कंसिडर किया और कुछ चीज़ें लोगों की आगाही और के लिए जो आपने जिन किताबों का नाम लिया है, हम किसी भी दिन जब भी आपके पास टाइम होगा तो हम उसके ऊपर, उन बुक्स के ऊपर थोड़ा सा रिव्यू रखेंगे और उसकी एक सेलेक्टेड ऑडियंस के लिए हम रखेंगे। ये इसके लिए तो मैं 24 आवर्स चलिए फिर इंशाल्लाह आपके साथ गुफ्तगू रहेगी। तो लिसनर्स, आज वाओबी पॉडकास्ट के शो मीटअप विद गियास अहमद में हमारे गेस्ट गियास और बहुत मुफीद गुफ्तगू हुई, और मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग जो गियास साहब को जानते हैं और बहुत से जो नहीं जानते वो अब जान गए होंगे, और यकीनन उनको फेसबुक पे या यूट्यूब पे ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं इस पॉडकास्ट के कंटेंट के अंदर इनके जितने भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं वो भी शेयर कर दूंगा, ताकि अगर कोई भी चीज़ आपको गियास अहमद के लिए सुननी हो या देखनी हो तो आप उन लिंक्स के ऊपर जाके देख सकते हैं। तो वाओबी पॉडकास्ट में शो का टाइम होता है ख़त्म, और फिर मिलेंगे किसी नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।